हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जंतुओं द्वारा परागण यानी पॉलिनेशन बाय एनिमल, जो आपके चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से आपको डायग्राम के द्वारा समझाएंगे भी, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका साल्विया में कीट परागण, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, साल्विया में कीट परागण को समझाइए, ठीक है। तो इससे पिछले वीडियोस आपको टॉपिक वाइज आपके प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। चैनल प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 और फर्स्ट चैप्टर भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सभी चैप्टर आप प्लेलिस्ट पर विजिट करके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जल के द्वारा परागण होता है, वायु द्वारा परागण, ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके थे, इसको आप जरूर देख लेना। आज हमें जीवीय कारक में, बायोटिक एजेंट में देखना है। बायोटिक एजेंट यानी जो प्राणियों द्वारा परागण होता है वो किस प्रकार से होता है वो हमें देखना है, ठीक है। अब देखिए, जंतुओं के द्वारा परागण में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है कीटों के द्वारा परागण। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं जंतु परागण होता क्या। देखिए, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी न किसी जंतु के द्वारा पहुंचते हैं, तब इस प्रकार के परागण को जंतु परागण कहा जाता है, ठीक है। कुछ जंतुओं के उदाहरण जो परागण हेतु उत्तरदायी होते हैं, कुछ जंतु होते हैं, कुछ एजेंट्स जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। कर्मक, अभिकर्मक, पॉलिनेटिंग एजेंट बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, इनको आपको देखना है। जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, भौरे, तितलियाँ, बर्र, चींटियाँ, सलविया कीट होता है, पक्षी होते हैं, चमगादड़ होते हैं, और साथ ही बानरगण जो लीमर या लेम्यूर होते हैं, ठीक है। कई प्रकार के बंदर, ठीक है। वृक्षवासी जो होते हैं, शाखाचारी वृक्षवासी मतलब जो जंगलों में रहते हैं जो लोग। सरीसृप वर्ग के प्राणी भी, जैसे जीको छिपकली होती है और उपवन छिपकलियाँ, ये जो होते हैं परागण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, जंतुओं को परागणीय अभिकर्मक यानी पॉलिनेटिंग एजेंट कहा जाता है, क्योंकि ये पॉलिनेशन करवा रहे हैं, इसलिए इनको पॉलिनेटिंग एजेंट कहा जाता है। अब जंतु परागित पुष्पों की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं, जो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं, जिनके जो कि आपकी जो बेलिस्निया में हमने जल परागण देखा था और उससे पिछले हमने जो वायु परागण देखा था, उसमें ये विशेषता नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर कीटों को या किसी भी प्रकार से जीवों को आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर देखिए इनकी किस प्रकार से विशेषता होती है। देखिए, जो जंतुओं द्वारा परागित पुष्प होते हैं यानी कि कीट परागण, यहाँ पे हम स्पेशली पढ़ेंगे क्योंकि कीट परागण ही एनसीईआरटी में दिया गया है, इसी को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो कीट परागित जो पुष्प होते हैं उनका आकार जो होता है, देखिए साइज किस प्रकार से होती है। कीट परागित पुष्प आकार में बड़े होते हैं। जब ये पुष्प छोटे होते हैं तब ये सदैव आकर्षक गुच्छों पुष्पक्रम में पाए जाते हैं। देखिए, या तो ये बड़े होते हैं ताकि दूर से ही जो कीट हैं उनको ये दिख जाएं, और या फिर यदि छोटे हों तो ये कई सारे गुच्छों में होंगे ताकि बड़े आकार में दिखाई दें, ठीक है, जिससे कई दूर से इन्हें कीट आसानी से देख सकें, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है रंग, कलर। इन पुष्पों की दल बड़े एवं चटकीले रंगों के होते हैं। चटकीले रंग के होते हैं मतलब बहुत ही खिले हुए रंग के होते हैं, जैसे बहुत ही या तो रेड होंगे या फिर ऑरेंज होंगे, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। जिससे पुष्प कीटों द्वारा सहज देखे जा सकते हैं और विभिन्न प्रकार के कीट भिन्न भिन्न रंगों की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। आकर्षित होंगे तभी तो इनके पास आएंगे, और जिससे वो किसी दूसरे पुष्प से परागकण चिपकाकर इस पुष्प पर छोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए ये रंग इसमें होता है। बाकी हमने वहाँ पर देखा था वायु परागण में, जल में, वहाँ पर रंग की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो जो पुष्प थे वो रंगहीन थे। और यहाँ पर देखिए, गंध भी, ये पुष्प यानी ऑर्डर, इसमें ऑर्डर होता है, लेकिन वहाँ पर ऑर्डरलेस थे, जो हमने वायु परागण देखा था और जल परागण देखा था। इसमें देखिए, कीटों को लुभाने के लिए अनेक पुष्प सुगंधित होते हैं। सुगंधित पुष्प प्रायः रंगहीन होते हैं और रात्रि के समय खिलते हैं। सुगंध के कारण ही कीट अंधेरे में इनकी ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। या तो रंग होगा, और कभी कभी रंग यदि नहीं है तो मतलब सुगंधित होंगे, सुगंध होंगे तो क्या होगा, कीट इनकी तरफ आ जाएंगे और वहाँ पर परागण छोड़ देंगे, इस प्रकार से होता है। उसके बाद मकरंद देखिए, अब जो कई बार होता है कि कीट आते हैं, वो कई बार अट्रैक्ट होकर आए तो उन्हें कुछ मिलना चाहिए जब वो वहाँ पर आ रहे हैं, तो इसलिए उनमें क्या होता है, नेक्टर पाया जाता है। जो पुष्प होते हैं उनमें नेक्टर पाया जाता है, एक मीठा पदार्थ रहता है, जिससे जो कीट और मधुमक्खी रहते हैं उनको चूसते हैं, ठीक है। तो देखिए, लगभग सभी युक्त दलीय दलपुंजों गैमी पेटलस जो कोरला होते हैं, में मीठे रस का स्रावण होता है, जिसे मकरंद कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। यह कीट व मधुमक्खियों के लिए फूलों द्वारा प्रदत्त परितोषिक है, जिससे कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। मकरंद ये प्रदान करते हैं मधुमक्खियों को, कीटों को, जिससे जो पुष्प की तरफ ये आकर्षित होते हैं और परागण संपन्न हो पाता है। अब देखिए, परागकण किस प्रकार से होते हैं इनके, पोलन ग्रेन्स।
जो कीटों द्वारा परागित पुष्प होते हैं उनके पोलन ग्रेन संख्या में कम होते हैं तथा चिपचिपे होते हैं ताकि कीट के शरीर पर आसानी से चिपक सकें। चिपचिपे होंगे ताकि उनके जो पंख वगैरह रहते हैं कीटों के उनमें चिपक जाएं और वहाँ पर स्टिग्मा पर पहुँच जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विशेषताएं होती हैं जो कीट परागित पुष्प होते हैं। अब स्पेशली एनसीईआरटी में आपको कीट परागण को ही पढ़ना है। अब देखिए हम साल्विया होता है उसमें कीट परागण यानी एंटोमोफिली देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साल्विया में कीट परागण। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, साल्विया में कीट परागण को समझाइए। तो चलिए देखिए हम साल्विया में कीट परागण देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साल्विया में कीट परागण किस प्रकार से होता है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो जो कीटों में परागण होता है उसे हम एंटीमोफिली बोलते हैं। तो साल्विया में किस प्रकार से एंटीमोफिली होती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साल्विया का पुष्प आपको दिख रहा होगा। साल्विया का जो पुष्प होता है उसमें जो दलपुंज रहते हैं, जो कोरोला रहता है, वो इस प्रकार से होता है, द्विउष्टीय होता है। द्विउष्टी का मतलब क्या है, एक आपका लिप, एक मतलब ओंठ जैसा लगता है, एक ऊपर का लिप एक नीचे का लिप। तो ऊपर का ओंठ हो गया, एक नीचे का ओंठ। तो देखिए अपर लिप इस प्रकार से है, ये लोअर लिप इस प्रकार से है। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि जो ओवरी है यहाँ पर इस प्रकार से होती है और ओवरी से यहाँ पर देखिए ये आपका स्टाइल और यहाँ पर ये स्टिग्मा इस प्रकार से आपके जो यहाँ पर जो कोरोला है उससे अटैच रहते हैं। और साथ ही में देखिए आपको एंथर भी दिख रहा होगा, ये एंथर है। लेकिन एंथर जो होता है वो दो लोब्स में, मतलब जो इसकी पालियाँ रहती हैं वो अलग अलग रहती हैं। जो कनेक्टिव होता है बहुत ही लंबा होता है। इसमें हमने देखा था कि जो एंथर की जो लोब्स हैं वो कनेक्टिव से जुड़े रहते हैं। एक तरफ एक लोब होता है, दूसरी तरफ दूसरा लोब होता है। तो इसी प्रकार से इसमें देखिए जो फिलामेंट है बहुत ही छोटा है और फिलामेंट को हिंदी में तंतु बोलते हैं। तंतु बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो कनेक्टिव हैं काफ़ी बड़े हैं और कनेक्टिव हैं इस बड़े हैं इसलिए ये बहुत ही दूर दूर है। एक नीचे की तरफ होगा एंथर और एक ऊपर की तरफ होगा एंथर का लोब। तो एंथर के जो दोनों लोब आपको दिख रहे हैं इनमें से ही जो ऊपर वाला होता है एंथर का लोब ये फर्टाइल होता है, यानी कि ये मेल गैमीट को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जो नीचे वाला रहता है ये फर्टाइल नहीं होता है, स्टेराइल रहता है। बेसिकली इसका कोई काम तो इसका है, लेकिन ये आपका जो है पोलन ग्रेन्स नहीं बनाता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए इसमें, जैसे ही आपका यहाँ पर कोई कीट आता है, जैसे यहाँ पर कोई कीट बैठ गया, जैसे ये मैंने यहाँ पर बना दिया है कीट बैठा, तो यहाँ पर जो नीचे वाला आपको दिख रहा है, जो नीचे वाला आपका परागकोश है, नीचे वाला परागकोश की जो पाली है उस पर जैसे ही ये अपने पैर रखेगा, मतलब इस पर वजन रखेगा, तो ऊपर से जो आपका देख सकते हैं ये आपका जो ऊपर का जो एंथर लोब है उसमें से जो पोलन ग्रेन्स हैं झड़ जाएंगे। जैसे ही इस पर रखा झड़ जाएंगे, तो इसे लीवर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इस पर वजन रखेगा तो यहाँ पर झड़ जाएंगे। अब जो झड़ गए हैं इसके पंखों पर चिपक चुके हैं। अब पंखों पर चिपक चुके हैं तो ये आप देखिए इससे किसी दूसरे पुष्प पर जाएगा जिस पर जो स्टिग्मा है वो एक्टिव हो चुका है, मतलब पूरी तरह से विकसित हो चुका है। जब स्टिग्मा एक्टिव हो जाता है तो इस प्रकार से आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए ये स्टिग्मा पूरा एक्टिव हो चुका है। ठीक है, इसका अब स्टिग्मा एक्टिव हो चुका है तो अब जो आपके परागकोश हैं उनका कोई काम नहीं है। देखिए इसमें ऐसा होता है कि जब परागकोश एक्टिव होता है तो स्टिग्मा एक्टिव नहीं होता है। जब स्टिग्मा एक्टिव हो जाएगा तो परागकोश का कोई काम नहीं, क्योंकि पराग कण फिर झड़ चुके होते हैं तो इनका कोई काम नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं स्टिग्मा जब एक्टिव हो चुका है, जब यहाँ पर ये जो कीट है अब आया है दूसरे पुष्प पर यहाँ से मकरंद लेने के लिए, तो यहाँ पर देखिए इसके जो स्टिग्मा है इस प्रकार से नीचे है, तो इसमें जो पंखों से इसके ये रगड़ जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, छू जाते हैं इससे। तो यहाँ पर जो यहाँ से लेकर आया था पोलन ग्रेन्स यहाँ पर चिपक जाएंगे। ठीक है, स्टिग्मा पर, और जब चिपक जाएंगे तो यहाँ पर ये पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से पॉलिनेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। और लीवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है, साल्विया में पाया जाता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ये लीवर मैकेनिज्म है, जैसे यहाँ पर बैठेगा ऊपर से झड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये लीवर मैकेनिज्म बोलता है। अब देखिए यहाँ पर लिखना कैसे है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, सिंपल सा नोट्स है। देखिए साल्विया में पुष्प में दलपुंज यानी कोरोला द्विउष्टी यानी बाइसेप्स होता है तथा इसमें दोनों पुंकेसर जो स्टेमन होते हैं दलपुंज नाल से जुड़े रहते हैं। ठीक है, दोनों पुंकेसर दलपुंज नाल से जुड़े रहते हैं। देखिए दलपुंज नाल, ये दलपुंज है, दलपुंज नाल से इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, ऊपर का एक नीचे का। साल्विया में कनेक्टिव यानी ओजी छोड़ा होता है, वो बड़ा होता है। आप देख सकते हैं जो कनेक्टिव है काफ़ी बड़ा है, ये कनेक्टिव ही है, एक पाली ऊपर एक पाली नीचे, और जो फिलामेंट है वो छोटा होता है। ठीक है, अतः परागकोश की पालियाँ इसके दो सिरों पर स्थित होती हैं, जिनमें से एक बंद होती है। ठीक है,
याद रखिएगा, जिनमें से एक स्टेराइल होती है और जो ऊपर सिरे की मतलब ऊपर के सिरे की तरफ की जो पाली रहती है वो बड़ी होती है और क्रियाशील यानी फर्टाइल होती है, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मकरंद की खोज में जब कीट पुष्प के निचले ओष्ठ पर बैठता है और जैसे ही स्टेराइल जो परागकोश है, स्टेराइल परागकोश को धकेलता है तो योजी के दूसरे सिरे पर स्थित उर्वर परागकोश पाली यानी फर्टाइल एंथर लोब जो होता है ऊपर वाला, उससे कीट की पीठ से टकराने से उस पर परागकण चिपक जाते हैं। जब यह कीट मकरंद प्राप्ति हेतु दूसरे पुष्प पर बैठता है जिसकी वर्तिकाग्र नीचे लटकी होती है अर्थात परिपक्व हो चुकी होती है, तो कीट की पीठ से वर्तिकाग्र से छू जाती है तथा परागण संपन्न हो जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट टेबल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको याद करना है और इससे आपकी सही जोड़ी में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिनेशन और किसके द्वारा होता है। देखिए, जैसे एनिमोफिली किसे बोलते हैं, वायु के द्वारा जो परागण होता है उसे एनिमोफिली बोलते हैं। एंटोमोफिली बोलते हैं कीटों द्वारा परागण को। जूफिली बोलते हैं जंतु द्वारा परागण को। हाइड्रोफिली जल द्वारा परागण। काइप्टेरोफिली चमगादड़ द्वारा परागण। मेलिकोफिली घोंघों द्वारा परागण। ऑर्निथोफिली पक्षियों द्वारा परागण। और स्तनधारियों द्वारा जो परागण होता है उसे बोला जाता है थेरोफिली। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप पॉलिनेशन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। हमने सभी देख लिए हैं, तीनों टाइप्स के देख लिए हैं। हमने यहाँ पर जंतुओं के द्वारा परागण देख लिया है, वायु के द्वारा और साथ ही जल द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस नोट को आप ले सकते हैं PDF के फॉर्मेट में। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।